हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 10th का रिज़ल्ट हमें प्रिपेयर करना है ईच एंड एवरी स्कूल को। तो उस रिज़ल्ट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ये हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। क्लास 10th का जो रिज़ल्ट प्रिपेयर किया जाएगा, जो भी स्कीम है, पॉलिसी फॉर टैबुलेशन ऑफ मार्क्स, जो सीबीएसई का सर्कुलर 1 मई 2021 को आया है, जिसके अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट को प्रिपेयर करना है, वो हम इस वीडियो के थ्रू डीपली समझेंगे। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट उसका, जितने एनेक्स्चर हैं उनको समझेंगे। मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है, किस तरीके से उन मार्क्स को हमें रिकॉर्ड करना है, उन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कि हम किस तरीके से मार्क्स का जो भी हमें रिजल्ट प्रिपरेशन करना है क्लास 10th का, वो किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया सीबीएसई ने कि हमने 14 अप्रैल को सर्कुलर इशू किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो एग्ज़ाम होने थे क्लास 10th के वो नहीं होंगे। और ये कब से कब तक होने थे, वैसे 4 मई से 7 जून के बीच में, जो कैंसिल हो गए थे ड्यू टू कोविड-19 सिचुएशन, जो इस समय हमारे यहाँ पर काफ़ी अलार्मिंग है। और आप सभी अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। अब क्या बोला था उस दिन, उस सर्कुलर में उसमें कहा गया था कि क्लास 10th का जो रिजल्ट बनेगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होगा। अब वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, वो इस सर्कुलर के थ्रू जो सीबीएसई ने 1 मई को इशू किया है वो बता दिया गया है। एनी कैंडिडेट जो भी सेटिस्फाई नहीं होगा, अपने जो भी मार्क्स उसको दिए जाएंगे, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी जरूर दी जाएगी कि वो एग्ज़ाम दे और वो अपने जो भी, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सके। ये दो बात उस 14 अप्रैल के सर्कुलर में बताई गई थी। तो ये था बैकग्राउंड क्या कि जो ये टैबुलेशन कैलकुलेशन होनी है उससे रिलेटेड, कि क्या बेस है उसका, क्यों इसकी जरूरत पड़ी इस साल। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है कि ये टैबुलेशन पॉलिसी क्या, किस लिए सीबीएसई ने इसको बनाया, सो दैट अनबायस्ड और ट्रांसपेरेंट एकेडमिक रिकॉर्ड के बेस पर हम स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर कर पाए। कोई भेदभाव ना हो, ट्रांसपेरेंट हो, मतलब कि हमारे पास वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास हो। तो एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी स्टूडेंट की हमने जिस भी तरीके से अपने पास एसेस की है, उस बेस पर उसको जो 80 मार्क्स के जो 80 मार्क्स का पेपर थ्योरी का होना था, उसके अगेंस्ट हमें मार्क्स देने हैं। इंटरनल असेसमेंट के ऑलरेडी बहुत सारे स्कूल फीड कर चुके हैं, और जिन्होंने नहीं किए हैं उनके पास ऑब्जेक्टिव का जो इंटरनल असेसमेंट है, जो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, 5 मार्क्स के वो 4 टाइप होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, वो उसी बेस पर करना है, जैसा हम एज यूजुअल पिछले सालों में करते आ रहे हैं। वाइल अंडरटेकिंग दिस टास्क 4 की प्रिंसिपल बनाए सीबीएसई ने। पहला कि रिलायबल हो वो चीज, एक फेयर हो, फ्लेक्सिबल हो, और उसकी वैलिडिटी हो जिसको सिद्ध किया जा सके। तो जब हम इस इवेल्युएशन प्रोसेस को करें तो इन सारी चीजों की, इन 4 फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें। इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट द असेसमेंट इज फेयर, वैलिड एंड रिलायबल, स्कूल लीडर, मतलब कि स्कूल के एचओएस एंड जो टीचर्स हैं, शुड एंश्योर दैट द इवेल्युएशन प्रोसेस एज लेड आउट बिलो, जो भी आगे आएगी, इज क्लियरली अंडरस्टूड बाय द ऑल स्टेक होल्डर, जो भी इनसे जुड़े हुए हैं उन सबको वो क्लियरली समझ में आ जाए। मतलब कि सर्कुलर हमें पूरी तरह से पता होना चाहिए कि क्या कह रहा है। तो प्रोसीजर क्या है असेसमेंट का, जो हम स्टूडेंट्स की इस करंट ईयर में करेंगे। तो हमें पता है कि टोटल मार्क्स हमारे 80 मार्क्स होते हैं, उसमें से 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होती है, जो 5 मार्क्स में डिवाइडेड होती है, और ये हर साल ऐसे ही होती है, तो कुछ नया नहीं है। तो इंटरनल असेसमेंट जैसे पहले थी 20 मार्क्स की, वो अभी भी उसी में ही उसी तरीके से है, और उसको मोस्टली स्कूलों ने फीड कर भी दिया है, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी उसको उसी तरीके से फीड करेंगे। अब बात आती है ये 80 मार्क्स की, जिसका थ्योरी का पेपर हमारा हर साल होता है, जो ईयर एंड बेस्ड एग्जाम होता है, जो इस बार नहीं हो पाएगा। तो इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स हैं, उसको जो पुराने सर्कुलर्स हैं जिसके बेस पर हम पीछे से पिछले 2-3 सालों से फीड कर रहे हैं, उसी बेस पर होगा। और वो इंटरनल असेसमेंट हम उसी तरीके से करेंगे इन 5 मार्क्स के
20 मार्क कंप्लीट करेंगे, जिस भी तरीके से हम लास्ट ईयर करते रहते थे। तो ये इसकी भी लास्ट डेट जो थी वो 11 जून है 2021 इंटरनल असेसमेंट की। तो ये डाटा अगर अभी तक भी फीड नहीं हुआ है तो हम 11 जून तक इसको भी फीड कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई इंटरनल असेसमेंट की। आउट ऑफ 100 जो 20 मार्क्स की है वो एज यूजुअल है जैसे पहले था। अब बात आती है कि ये 80 मार्क्स जो हमारे एंड बेस्ड होता था एग्जाम, उसको जो कैंसिल कर दिया गया है उसको कैसे करेंगे। तो ये जो 80 मार्क्स की असेसमेंट है, ये दो बेसिस हैं इसके। पहला बेस ये है कि मार्क्स जो भी बच्चे ने स्कोर किए हैं, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट और एग्जाम कंडक्टेड किए गए थे स्कूल के द्वारा ड्यूरिंग द ईयर, वो एक तो बेस होगा। दूसरा, जो भी बोर्ड के रिजल्ट हैं किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के पास्ट ईयर्स के, अब ये पिछले 3 साल की बात यहाँ करेंगे तो वो हम आगे बताएंगे कैसे उन्होंने बोला है। तो पिछले पांच 3 ईयर की परफॉर्मेंस को बेस बनाकर भी हमें मॉडरेशन ऑफ मार्क्स करनी है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो 80 मार्क्स के दो ही क्राइटेरिया हैं, एक तो स्कूल ने जो एग्जाम कंडक्ट किए हैं और दूसरा पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल फॉर द लास्ट 3 ईयर, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी उसको लिया जाएगा। कैसे लेंगे वो हम आगे समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। चलिए, अब सबसे पहला काम सीबीएसई ने बोला है कि एक कमेटी बनानी है जिसको हम रिजल्ट कमेटी के नाम से बोलेंगे, और इस रिजल्ट कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो स्कूल के एचओएस या प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल जो हैं वो होंगे, और उसके अलावा टोटल 7 टीचर्स इसमें जो है अपॉइंट किए जाएंगे, और ये पूरी कमेटी ही पूरी फाइनलाइज करेगी रिजल्ट को। अब इन 7 टीचर्स में से 5 टीचर्स तो आपके स्कूल के होंगे, मतलब कि हर स्कूल के 5 टीचर्स लिए जाएंगे। अब वो 5 टीचर जो स्कूल के हैं वो 5 सब्जेक्ट के होने चाहिए, एक मैथमेटिक्स, एक सोशल साइंस, एक साइंस, और कोई भी 2 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, और या जो भी थर्ड लैंग्वेज है उसमें से। तो ये 5 टीचर स्कूल के होंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट के होंगे। 5 ही सब्जेक्ट के बेस पर इसको लेना है। वो 2 लैंग्वेजेस कोई सी भी हो सकती है, नॉर्मली इंग्लिश और हिंदी ही लेंगे, बट थर्ड लैंग्वेज जो हमारे यहाँ है हम उसको भी ले सकते हैं। अब क्योंकि 7 होने हैं, 5 स्कूल के हैं, तो 2 टीचर्स जो होंगे वो जो भी नेबरिंग स्कूल है उसके अपॉइंट करने हैं, और वो को-ऑप्टेड करेंगे स्कूल के थ्रू। वो को-ऑप्टेड होंगे, मतलब कि एचओएस के थ्रू को-ऑप्टेड होंगे, और उनको हम एक्सटर्नल मेंबर ऑफ द कमेटी कहेंगे। तो 2 टीचर आपके नेबरिंग स्कूल में से अपॉइंट किए जाएंगे इस रिजल्ट कमेटी में। हर स्कूल में यही काम होगा। अब वो एनेक्चर 1 है जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, क्या इस कमेटी के रोल हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे, रूल्स क्या हैं उनके वो भी देखेंगे। जो 2 टीचर एक्सटर्नल अपॉइंटेड होंगे उनको भी ऑनरेरियम पे करेगी सीबीएसई, और उसका जो अमाउंट है वो 2500 पर पर्सन बाय द बोर्ड होगा। मतलब कि हर जो भी एक्सटर्नल अपॉइंटेड मेंबर होगा इस रिजल्ट कमेटी का, उसको 2500 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही जो इंटरनल कमेटी के मेंबर होंगे, मतलब कि स्कूल के जो 5 टीचर होंगे, उनको भी 1500 रुपीज पे किए जाएंगे एज ऑनरेरियम बाय द सीबीएसई। तो CBSE will make an online module for entering claim of honorarium which will be remitted directly into the account of the committee member. तो CBSE ये पेमेंट भी अब की बार सीधा ऑनलाइन मॉड्यूल बनाएंगी, और उस मॉड्यूल के थ्रू ही डायरेक्ट आपके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि रिजल्ट कमेटी को कैसे कॉन्स्टिट्यूट करना है। एक हेड है जो प्रिंसिपल है, 7 टीचर्स होंगे, 5 टीचर स्कूल के होंगे, जो 5 मेन या कहीं के 5 डिफरेंट सब्जेक्ट के होंगे, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और 2 लैंग्वेजेस। 2 टीचर्स बाहर के होंगे। अब बाहर के टीचर्स जो हैं उनको अपॉइंट करते समय कुछ रूल्स हमें याद रखने होंगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमेटी फॉर फाइनलाइजिंग द रिजल्ट वुड बी एज फॉलोज, ऐसे बनेगी। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो चेयरपर्सन होंगे, उसके 5 टीचर्स लिए जाएंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। 2 टीचर जो नेबरिंग स्कूल्स के होंगे वो को-ऑप्टेड करेगा स्कूल, और वो एक्सटर्नल मेंबर उसके होंगे। अब वो देखेंगे कि फेयरनेस जो रिजल्ट की है वो कैसे मेंटेन की जाए। अब वो जो 2 टीचर लेने हैं एक स्कूल को, वो भी उसके भी कुछ क्राइटेरिया हैं, जो ये हैं कि वो टीचर क्लास 10th को पढ़ा रहा हो नेबरिंग स्कूल में, इंटरचेंज नहीं होंगे टीचर के, आप हमारे ले लो और हम आपके ले लें,
तो ऐसा नहीं होगा, कमेटी मेंबर इंटरचेंज नहीं होंगे कि वो वहां पर भी कमेटी में है और यहाँ पर भी कमेटी में है। तो जो जिस स्कूल में कमेटी में आ गए वो दूसरे स्कूल के एक्सटर्नल मेंबर नहीं बन सकते। टीचर शुड नॉट बी फ्रॉम द सेम मैनेजमेंट स्कूल, मैनेजमेंट एक नहीं हो। अब गवर्नमेंट स्कूल में मैनेजमेंट नहीं होती तो वहां इशू नहीं है, पर प्राइवेट स्कूल में मैनेजमेंट होती है, जैसे डीएवी के है और के हैं, तो वो सेम मैनेजमेंट के नहीं ले सकते एक्सटर्नल। टीचर शुड नॉट बी फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेयर द प्रिंसिपल इज को-ऑप्टेड मेंबर इन द मैनेजमेंट और स्कूल कमेटी। तो अगर प्रिंसिपल भी को-ऑप्टेड है किसी मैनेजमेंट में या स्कूल कमेटी में, तो वो वहां के भी टीचर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। कोई भी ऐसा अदर रिलेशनशिप जो स्कूल के रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करे, उसको भी हम एज टीचर एक्सटर्नल मेंबर अपॉइंट नहीं करेंगे। वार्ड ऑफ द कमेटी मेंबर शुड नॉट बी अपेयरिंग फ्रॉम द सेम स्कूल। तो किसी भी ऐसे टीचर का जिसका बच्चा इस साल 10th में है, वो उस स्कूल से ना हो जहां पर वो मेंबर बन रहे हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। सीबीएसई भी 2 एक्सटर्नल मेंबर जो है कमेटी के अंदर अपॉइंट कर सकता है। में लिखा है तो इसका मतलब कर सकता है, अब करे ना करे वो सीबीएसई के ऊपर है, पर सीबीएसई भी अपॉइंट 2 टीचर्स या 2 मेंबर्स कर सकता है। तो ये थे कि रिजल्ट कमेटी कैसे बनेगी, वो कैसे काम करेगी, ये था। और उसमें जो एक्सटर्नल मेंबर है उनके लिए हमें क्या चीज याद रखनी है कमेटी बनाते समय। अब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कमेटी के, तो सबसे पहले हम देखें तो रोल है कि कमेटी इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट पब्लिश कर पाए, ये सबसे पहला उसका रोल है। दूसरा है कि वो जस्टिफाई कर पाए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक मेंबर को दी गई है उस पॉलिसी के थ्रू। देयरफॉर ऑल द कमेटी मेंबर्स शुड फैमिलाइज देमसेल्फ विद द डिटेल ऑफ द पॉलिसी। तो जो भी मेंबर हैं उस रिजल्ट कमेटी के, वो इस पॉलिसी को या इस वीडियो को अच्छी ढंग से देख ले तो उनको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। दे शुड आल्सो हैव डिस्कसिंग अमंग देमसेल्फ टू अराइव एट ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। सब लोग मिलकर डिस्कस करें सो दैट एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस तरीके से हमें रिजल्ट को प्रिपेयर करना है। एक कमेटी में डिस्कस विद अनदर कमेटी, दूसरी कमेटी से भी डिस्कस की जा सकती है। अगर कोई डाउट है तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो डाउट वैसे भी नहीं रहेंगे। जब कमेटी वेल एक्वेंटेड हो जाए पॉलिसी के, तो दे विल टेक स्टॉक ऑफ द ग्राउंड रियलिटी इन द स्कूल एंड फ्रेम द रैशनल फॉर असेसमेंट देयर आफ्टर। तो उसके बाद उनको देखना है कि उस स्कूल के हम किस तरीके से रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे, जो टास्क उनको दिया गया है किस तरीके से हम उसको कंप्लीट करें। कमेटी कैन मेक इट्स ओन शेड्यूल बेस्ड ऑन शेड्यूल प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। स्कूल अपना खुद का शेड्यूल बना सकता है, पर वो सीबीएसई के टाइम बाउंड जो टाइम आगे हम देखेंगे टाइम स्केल है, उसी से मैच करता हुआ हो, उसको वायलेट ना करता हो। इन केस रिक्वायर्ड ओपिनियन ऑफ अदर सब्जेक्ट टीचर में आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द कमेटी। तो दूसरे सब्जेक्ट टीचर से भी हम जो ओपिनियन है वो ले सकते हैं। Everyday proceeding should be recorded in rational document by the committee. हर दिन का जो भी रिकॉर्ड है वो हमें जो है रिकॉर्ड में रखना है उस रिजल्ट कमेटी को। कमेटी विल कीप ऑल द प्रोसीडिंग कॉन्फिडेंशियल, तो उसको सीक्रेट रखना है, उसको आप लीक नहीं कर सकते, कमेटी तक ही वो रहे। चेयरपर्सन मतलब कि स्कूल के एचओएस विल प्रोवाइड एंटायर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंस एंड मेक अरेंजमेंट फॉर करेक्ट अपलोडिंग ऑफ डाटा। तो अपलोडिंग ऑफ डाटा के लिए एचओएस को, जो स्कूल की कमेटी के चेयरपर्सन है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, कमेटी को असिस्टेंस करना है, और पूरा जो भी करेक्ट अपलोडिंग ऑफ डाटा के लिए अरेंजमेंट है वो भी उनको पूरी कर देनी है। External committee member will also be acting as a public representative to ensure fair result is being prepared. तो वो जो एक्सटर्नल कमेटी के मेंबर है वो देखेंगे कि फेयर रिजल्ट जो है वो पर्टिकुलर स्कूल बना रहा हो। They will also actively participate in all the activities and decision. तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, इसी के लिए उनको इस कमेटी में रखा भी गया है। तो अगर हम नेटशेल बात करें तो सीबीएसई कहती है कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिजल्ट कमेटी की कि वो फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट बनाए स्टूडेंट का। Therefore, committee is fully competent to take any justified decision in writing looking into the ground reality. तो जो भी उस पर्टिकुलर स्कूल की ग्राउंड रियलिटी है उनको ध्यान में रखते हुए
वो एक जस्टिफाइड डिसीजन ले सकती हैं जिससे किसी के साथ भी कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस तरीके से रखना है और असेसमेंट का वो बात कर लेते हैं उस पे। The evidence towards the performance of the student in internal test or exam conducted by the school should be documented subject-wise and maintained in a secure manner. Internal assessment का भी सारा डाटा हमारे पास होना चाहिए, जो भी हम मार्क्स फीड कर रहे हैं उससे रिलेटेड। This document may be called upon for subsequent verification as per the instruction by the board. CBSE इसको अपने पास वेरिफिकेशन के लिए मंगा सकती है, तो इंटरनल असेसमेंट का भी हमारा रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए। आगे अगर हम चलें तो कहा गया कि एज पर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल, जब सीबीएसई ने स्कूल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की रीजनल लेवल पर, तो पता चला कि स्कूल ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट लिए हैं। अब वो नाम उसका कुछ भी हो, तो वो हर स्कूल ने लिए हैं, तो वो सारा रिकॉर्ड उनके पास है। तो उस बेस पर सीबीएसई ने 3 हिस्सों में जो ये 80 मार्क्स हैं इनको डिवाइड कर दिया। अब ये 80 मार्क्स कौन से हैं? इंटरनल असेसमेंट से बाहर जो एंड में हमारा बोर्ड का एग्जाम होता था उससे रिलेटेड। तो अब ये 80 मार्क्स इस तरीके से हमें कंप्राइज करने, मतलब कि एटलीस्ट हर स्कूल के पास 3 टाइप के एग्जाम होने चाहिए हर बच्चे के। अब वो पहला है कि पीरियोडिक टेस्ट और यूनिट टेस्ट, जिसकी वेटेज 10 मार्क्स की है। बल्कि जो हम छोटे छोटे टेस्ट हमने लिए हैं स्कूल में, तो उन सबको हम 10 मार्क्स की वेटेज, जो भी बेस्ट हो स्टूडेंट का, उसको ले सकते हैं। हाफ ईयरली और मिड टर्म एग्जाम बीच बीच में स्कूल्स में, अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल की बात करूं तो उन्होंने भी लिए हैं 40 मार्क्स के, 50 मार्क्स के पेपर, तो उनको फिर कन्वर्ट हमें कर देना है 30 मार्क्स में, जिसको हाफ ईयरली या मिड टर्म एग्जाम जिस भी नाम से आपने बुलाया हो। और थर्ड है जो प्री बोर्ड अभी चल रहे थे हमारे, उसकी वेटेज 40 मार्क्स की है। अब क्योंकि वो 80 का था तो हम उसको हाफ करना होगा। तो ऐसे कोई भी 3 टेस्ट जिनमें हमने स्टूडेंट को असेस किया हो, उनकी ये वेटेज हमें रखनी है। जो छोटे टेस्ट हमने लिए जिनको हम यूटी या पीरियोडिक टेस्ट कहते हैं, उनकी 10 मार्क्स की वेटेज है। हाफ ईयरली या मिड टर्म जो थोड़ा सा बड़ा एग्जाम हमने लिया, उसकी 30 मार्क्स की, और जो प्री बोर्ड हुए हैं उसकी 40 मार्क्स की। तो ये था 80 मार्क्स को किस तरीके से हमें आगे सीबीएसई ने बोला है कि हमारे पास एटलीस्ट 3 टेस्ट होने चाहिए, जिस बेस पर हम 80 मार्क्स को क्या करेंगे, बच्चों के मार्क्स को अवार्ड करेंगे। In case school have conducted more than 1 test or exam within each category, अगर एक से ज्यादा हमने पीरियोडिक, मिड टर्म या प्री बोर्ड ले रखे हैं, तो रिजल्ट कमेटी में फिक्स द वेटेज टू बी गिवन टू ईच टेस्ट within the category subject to overall maximum marks for that category। तो हम उसको वेटेज भी दे सकते हैं, और ये काम करना है रिजल्ट कमेटी को कि वो किस तरीके से, अगर एक से ज्यादा टेस्ट हैं तो उनकी कैसे वेटेज दे, सो दैट जो ओवरऑल मार्क्स हैं 10, 30 और 40, उनको हम मैक्सिमम मार्क्स में कन्वर्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, ए स्कूल अगर उसने 2 या 3 भी प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किए हैं, तो इट मे डिसाइड टू टेक एन एवरेज ऑफ 3 एग्जाम, तो वो तीनों की एवरेज निकाल कर भी क्या कर सकते हैं, उन मार्क्स को मान सकते हैं, या बेस्ट परफॉर्मेंस तीनों टेस्ट में है उसको भी ले सकते हैं। तो वो उनके ऊपर है कि किस तरीके से रिजल्ट कमेटी अपने स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल में उसको फॉलो करती है। तो सारे ऑप्शंस रिजल्ट कमेटी को दिए हुए हैं। एटलीस्ट गवर्नमेंट स्कूल में तो एक ही हुए हैं, तो हमें ज्यादा इशू नहीं आएगा। तो जो भी हमारा वो एक टेस्ट है, हम उसको 10, 30 और 40 मार्क्स में बच्चों के नंबर को एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाकर मेंटेन कर लेंगे। There are some school where one or more of the above 3 category test or exam had not been conducted। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में अगर हम बात करें तो मैथ का एग्जाम नहीं हुआ था, क्योंकि प्री बोर्ड होने से पहले ही क्या हो गया था, बच्चों को अलाउड नहीं था स्कूल में आना, या कहीं कि लॉकडाउन लग गया था, या बच्चों को कह दिया गया था कि अब वो पेपर नहीं देंगे, कैंसिल हो गए थे पेपर। फर्दर देयर मे बी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम। अब कईयों ने ऑनलाइन लिए हैं, कईयों ने ऑफलाइन लिए हैं। Also it is possible for that some of the student may not have appeared in any or some of the examination conducted by the school। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जिन्होंने सारे पेपर ना दिए हों, एक सब्जेक्ट के या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के। तो ये तीनों कंडीशंस हैं जिनको सीबीएसई भी समझता है।
तो इन ऑल ऑफ द अबव केसेस, जो ये तीनों केसेस हैं, रिजल्ट कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्कूल विल हैव टू एड्रेस दीज चैलेंजेस। तो उसको देखना है कि ऐसी सिचुएशन में वो किस तरीके से रिजल्ट को प्रिपेयर करेंगे। बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्कूल, देयर आफ्टर ड्रॉ अप ए क्राइटेरिया फॉर द असेसमेंट ऑफ इट। तो जो भी उस पर्टिकुलर स्कूल में जैसी कंडीशंस हैं, उन बच्चों की जैसी अवेलेबिलिटी है, उस बेस पर ये डिसीजन भी रिजल्ट कमेटी को ही लेना है कि अगर ऐसा कोई केस है तो हम उसको किस तरीके से जो है वेटेज देंगे। एम शुड बी टू कवर एज ब्रॉड ए रेंज ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव एज पॉसिबल। उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम फेयरनेस कर सकें, तो उसको देखना भी रिजल्ट कमेटी का ही काम है। The rationale for the criteria should be well thought out and objective should be documented in the form of rational document। तो अभी हम एनेक्सचर 2 देखेंगे, जिस एनेक्सचर 2 के अंदर हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से अगर ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं तो हम उनका किस तरीके से रिटन में हमें लिख कर देना होगा कि हमने ऐसे बच्चों में ये काम किया है, जिसको अभी मैं इसके बाद आपके सामने रखूंगा कि वो किस तरीके से वो रैशनल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है रिजल्ट कमेटी को। एक्सप्लेनिंग इन डिटेल वो हम बताएंगे कि हाउ द स्कूल एसेस मार्क्स हैव बीन डिटरमाइंड आउट ऑफ 80, किस तरीके से हमने 80 मार्क्स को लिया है पर्टिकुलर बच्चे के लिए भी और पूरे स्कूल के लिए भी। वेयर दो टाइप की हो सकते हैं केसेस, वेयर ऑल 3 कैटेगरी ऑफ टेस्ट एग्जाम हैव नॉट बीन कंडक्टेड बाय द स्कूल, या तो वो तीनों ना लिए गए हों, या in case where student have not appeared in any or some of the test or exam category selected for the assessment। या तो बच्चे ने ना दिए हों या स्कूल ही ना ले पाए हो, जैसे मैथ में है, और बच्चे भी हमारे पास मिल जाएंगे कुछ ऐसे जिन्होंने तीनों पेपर नहीं दिए हैं। तो कमेटी शुड इन ऑल केसेस क्लियरली रिकॉर्ड ऑल द डिसीजन इन राइटिंग। तो जो भी उन्होंने डिसीजन लिया कि इनको 80 मार्क्स इस तरीके से दिए जाएंगे, उनको वो इन राइटिंग वहां पर लिख देंगी उस रैशनल डॉक्यूमेंट में, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये वो रैशनल डॉक्यूमेंट है जो हर स्कूल को बनाना है, और इसको बनाएगी वही रिजल्ट कमेटी जो उस पर्टिकुलर स्कूल ने अपॉइंट की है। तो इसको प्रिपेयर उन्हीं के थ्रू करना है। स्कूल का नाम, एड्रेस, स्कूल कोड, एफिलिएशन नंबर सब आएंगे। ये टेस्ट है। तो नंबर ऑफ टाइम कंडक्टेड द टेस्ट एंड एग्जाम, यहाँ पर कितनी बार हुआ है वो लिखेंगे। टाइम ड्यूरेशन क्या थी उन टेस्ट की, वो भी यहाँ पर लिखनी है, 10, 30, 40 तीनों के लिए। तीसरा जो कॉलम इसका है वो ये है कि इन केस मोर देन 1 टेस्ट कंडक्टेड, बेसिस ऑफ मार्क्स क्या है। अगर एक से ज्यादा है तो आपने क्या किया है, एवरेज ली है, या जो बेस्ट था उसको लिया है, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो थर्ड उसका पार्ट है। डी में जाएं तो इन केस स्कूल हैज नॉट कंडक्टेड ऑल द 3 कैटेगरी, अगर नहीं हुई है तो आपने वेटेज किस प्रकार से ली है वो यहाँ पर रिटन में रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिजल्ट कमेटी को। ये रिजल्ट कमेटी को समझना होगा कि इसको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे अगर स्कूल नहीं ले पाया है तीनों कैटेगरी में से कोई भी एग्जाम किसी भी सब्जेक्ट का, तो वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगा, या सारे सब्जेक्ट का तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। इन केस स्टूडेंट हैज नॉट टेकन ऑल द एग्जाम ऑन विच द असेसमेंट इज बेस्ड, प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया उसको भी आप यहाँ पर रिटन में लिखेंगे। एक बच्चे ने अगर नहीं दिया है तो आपने किस तरीके से क्या क्राइटेरिया लिया उनके मार्क्स को देने का। In case school assessment does not meet the distribution of marks and average provided by the board for a subject, this may be indicated and the procedure followed to align the marks may be indicated। अगर स्कूल जो है वो मीट नहीं कर पाता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के क्राइटेरिया को, और जो एवरेज बोर्ड ने दी है उस बेस पर, तो उसका भी वो यहाँ पर वो रिकॉर्ड रिटन में मेंशन करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने रिजल्ट को बनाया है। जी पॉइंट कहता है कि फाइनल मीटिंग जब रिजल्ट हुई रिजल्ट कमेटी की, तो उसकी क्या प्रोसीडिंग थी उसको भी रिटन में यहाँ पर लिखना है। सब बेसिस के बाद में फाइनल डिसीजन क्या है रिजल्ट कमेटी का, वो भी इस रैशनल डॉक्यूमेंट जो एनेक्सचर 2 के अंदर है उसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो 5 इंटरनल मेंबर्स हैं उस रिजल्ट कमेटी के, वो साइन करेंगे। 2 एक्सटर्नल मेंबर जो हैं वो भी साइन करेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे, और जो चेयरपर्सन है वो भी साइन करेंगे। तो ये रैशनल डॉक्यूमेंट पूरी तरह से प्रिपेयर करना है ईच एंड एवरी स्कूल को।
तो ये था वो कि हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे एविडेंस और असेसमेंट की। आगे अगर हम चलें तो एज ए मार्क्स विल बी अलोकेटेड एट स्कूल लेवल पर दिए जा रहे हैं, आपको पता है। तो दे विल स्ट्रिक्टली नॉट बी कंपेरेबल अक्रॉस स्कूल ड्यू टू वेरिएशन इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो हर स्कूल ने अपना क्वेश्चन पेपर बनाया है, तो उसको कभी भी आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। द इवेल्युएटेड स्टैंडर्ड एंड प्रोसेसेस, द मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम एटसेट्रा, ये नहीं मैच हो पाएंगी। Therefore, standardization लाया जा सके, each school will have to internally moderate the marks। तो हर स्कूल को मॉडरेशन ऑफ मार्क्स इंटरनली करनी है। अब इंटरनली का मतलब क्या है, आपको अपने लेवल पर करना है, जिससे टू द अकाउंट फॉर द स्कूल लेवल वेरिएशन बाय यूजिंग ए रिलायबल रेफरेंस स्टैंडर्ड। वो अभी हम देखेंगे क्या वो रिलायबल रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके बेस पर मॉडरेशन ऑफ मार्क्स करनी है, जो भी मार्क्स अवार्ड किए गए हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स को। द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल, जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, वो क्या कह रहे थे, रिलायबल रेफरेंस स्टैंडर्ड है। तो उसमें पहला क्या है कि आपके पुराने पास्ट ईयर की क्या परफॉर्मेंस है, उसको बेस्ट देखना है इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि पिछले 3 साल का जो रिजल्ट है वो एक क्राइटेरिया बनेगा मॉडरेशन का, और उसमें भी जो बेस्ट है वो लिया जाएगा। विल बी टेकन एज रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब उसको बेस बनाया जाएगा। तो आपको पिछले 3 साल का जो इंडिविजुअल स्कूल का रिजल्ट है उसमें जो बेस्ट ईयर है वो बेस बनाकर मॉडरेशन करनी होगी मार्क्स की। अब जैसे उन्होंने बताया कि एग्जाम्पल लिया कि एक स्कूल है जिसका 2017-18 का 72% जो रिजल्ट है वो है, और 2018-19 में 74% रिजल्ट है, एंड 2019-20 में 71% रिजल्ट है। तो अगर आप यहाँ देखो तो इसमें सबसे बेस्ट जो परसेंटेज है वो किस ईयर की है, 2018-19 की। तो ये आपका रेफरेंस हो जाएगा या बेस हो जाएगा। तो 2018-19 को बेस बनाकर स्कूल को इंटरनली मॉडरेशन करनी है। तो हर स्कूल को अपने पिछले 3 साल की जो बेस्ट पास परसेंटेज है उसको बेस बनाना है। The selected year will be the reference year for the school. For each subject, the school will have to follow a broad distribution of marks which will be based on the performance of the reference year by the school, by that school in that subject। सब्जेक्ट में भी इसी को फॉलो करना है, जो भी आपका बेस्ट ईयर है उसकी ही मार्क्स को लेकर आपको क्या करना है, मॉडरेशन ऑफ मार्क्स करनी है। तो सबसे पहले ये समझना है कि पिछले 3 साल में जो बेस्ट ईयर है उसको आपको रेफरेंस ईयर लेना है और उसके बेस पर ही हम मॉडरेशन करेंगे। सब्जेक्ट वाइज जो मॉडरेशन होनी है 2021 मतलब कि करंट ईयर के लिए, वो ±2% हो सकता है, जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन होंगे स्कूल के उस रेफरेंस ईयर में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। जैसे मैथ की बात करें तो मैथ, साइंस की बात करें तो साइंस, उस रेफरेंस ईयर में इनकी क्या वो थी, रेंज थी, या कहीं कि परसेंटेज थी, एवरेज मार्क्स थे, वो ±2 के बेस में उसकी रेंज आएगी। हाउएवर ये हमें याद रखना है कि जो ओवरऑल एवरेज मार्क्स हैं बच्चे के या स्कूल के 2021 के लिए, वो जो उस साल के 5 मेन सब्जेक्ट है उसकी जो परसेंटेज है उससे ज्यादा ना जाए। ये आपको याद रखना है कि रेफरेंस ईयर की उस पर्टिकुलर ईयर की जो 5 मेन सब्जेक्ट की एवरेज, ओवरऑल एवरेज थी, उससे ज्यादा मार्क्स ना दिए जाएं। ठीक है, तो वो 5 मेन सब्जेक्ट की जो एवरेज हो वो उससे ज्यादा ना हो। अगर ऐसा कोई स्कूल है जिसको अभी सिर्फ 2 ही साल हुए हैं, उसके 3 साल बैठते ही नहीं है, तो उन 2 साल में जो बेस्ट है उसको लेना होगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा है जिसको अभी 1 ही साल हुआ है तो वो उसी को एवरेज बनाएगा। तो कुछ ऐसे भी स्कूल हो सकते हैं जो इसी साल क्या हुए हों, स्टार्ट हुए हों, तो उसके लिए सीबीएसई बताएगी। Marks obtained by the student of the school in the subject in a previous board examination have been taken for the purpose of internal moderation। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या के जो सब्जेक्ट वाइज जो है
मार्क्स उस रेफरेंस ईयर के उसके बेस पर हमें इंटरनल मॉडरेशन करनी है। As this is based on performance of the school, thus reasonably reliable, unbiased and fair reference standard होना चाहिए, हमें इसको भी ध्यान में रखना है। अब ये वो बात आ गई जब मैं कह रहा था कि कोई ऐसा स्कूल है जहां पर 10th के जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं वो पहली बार बैठ रहे हैं, हेंस वहां पर कोई भी हिस्टोरिकल डाटा नहीं है, रेफरेंस नहीं है, तो जो बोर्ड है वो उनको वो रेफरेंस देगा, किस बेसिस पर देगा, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, उस स्टेट की या नेशनल जो भी एवरेज है लास्ट 2 ईयर की परफॉर्मेंस की, उसको बेस बनाकर वो उनको रेफरेंस बताएगा कि आप ये रेफरेंस लेंगे। एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज ली जाएगी और ओवरऑल एवरेज स्कोर भी उसी बेस पर लिया जाएगा। अब अगर वो एनवीएस के स्कूल हैं तो उस बेस पर, केवीएस के हैं तो उसके बेस, गवर्नमेंट के हैं तो उस बेस पर। वैसे यहाँ पर कुछ होगा नहीं ऐसा, ज्यादातर हमारे ऐसे हैं जो पहले से ही हैं। The broad distribution of marks obtained by the student of the school in a specific year, subject wise, will be made available to the school by the board in their login account। तो अब पिछले तीनों साल के जो एवरेज है 5 साल की वो भी वहां पर आपको मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज भी आपको तीनों साल के मार्क्स जब आप सीबीएसई की स्कूल बेस्ड लॉगिन करेंगे तो वहां से आपको मिल जाएगी। जब रिजल्ट कमेटी ये फाइनलाइज कर ले कि मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड एग्जाम, it has to ensure that the marks of the student are aligned with the broad distribution of marks provided by the board। तो फिर हमें ये देखना है कि वो अलाइन कर पाएं या वो मैच कर पाएं जो ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन स्कूल को सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है उसके बेस पर। तो ये आपको वहां से मिल जाएगा तो आपका काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। बस आपको देखना है कि ये इनकी अलाइनमेंट हो सके, मॉडरेशन आपको यहां पर इस बेस पर करनी है। To facilitate this and make it easy for the school, CBSE will prepare an online system बनाया जाएगा CBSE के थ्रू, in which school can enter the marks and check whether the marks allotted are in conformity with historical distribution। तो जब आप मार्क्स फीड करेंगे हर स्कूल अपनी उस लॉगिन के थ्रू, तो वहां वो उनको सीबीएसई ने एक ऑनलाइन सिस्टम ऐसा बनाया है कि जिस बेस पर वो देखेगा सीबीएसई का सिस्टम कि क्या आपके मार्क्स हिस्टोरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये काम आपको वो ऑनलाइन सिस्टम कर कर दे देगा। इन केस देयर इज ए मिसमैच, अगर वो मिसमैच हो रहा है तो रिजल्ट कमेटी को शेल हैव टू रिवाइज द मार्क्स, तो फिर रिवाइज करने पड़ेंगे मार्क्स, किसी भी एक स्कूल सब्जेक्ट के हो सकते हैं या ओवरऑल हो सकते हैं, एज द केस मे बी, as per a consistent and objective criteria which should also be documented in rational document। तो जब आप ये मॉडरेशन करें या रिवाइज करें मार्क्स को रिजल्ट कमेटी के मेंबर, तो वो उसको उस रैशनल डॉक्यूमेंट में मेंशन भी कर दें, रिटन में आपके पास होना चाहिए कि ये ऐसे इसलिए किया गया है, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। इन केस ड्यू टू स्क्यूनेस ऑफ result, the result committee find itself unable to fit the marks in the distribution given, it may decide to give weightage to the student performance in class 9th and or other periodic evaluation including project based assessment which are an objective measure for the academic performance of the student। तो अगर हमारे पास रिजल्ट को बनाने में ज्यादा हमारे पास डाटा नहीं है तो हम 9th की परफॉर्मेंस को भी उनको कंसिडर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट हमने दिया है उसको भी हम ले सकते हैं, तो पीरियोडिक एवेल्युएशन में इसको भी यूज किया जा सकता है। सेकंड रेफरेंस फॉर मॉडरेशन विल बी एवरेज मार्क्स फॉर द स्कूल। अब ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के मार्क्स फीड कर लिया, अब एवरेज मार्क्स स्कूल के देखने हैं। इन द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ द रेफरेंस ईयर, जैसे हम पहले ही बता चुके हैं कि 2021 में 2% की प्लस माइनस क्या हो सकती है, रेंज हो सकती है हर सब्जेक्ट में,
ठीक है, बट जो एवरेज मार्क 2021 के होंगे, वो जो 5 मेन सब्जेक्ट हैं उस रेफरेंस ईयर के, जैसे हमने पीछे एग्जांपल दिया था कि 2018-19 उनका बैठ रहा था और 74% मार्क्स बैठ रहे थे। ठीक है, तो उससे ज्यादा ना हो, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये परसेंटेज, ये तो पास परसेंटेज थी एक तरीके से। तो अगर जो भी आए, जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल लिया है कि मैथमेटिक्स और साइंस के उस रेफरेंस ईयर में जो एवरेज बैठती है वो 62 और 66 है। ठीक है, तो आप 62 में +-2, तो आपकी रेंज जो बन के आएगी मैथ के मार्क्स की, वो बनकर आएगी कहां से, 60 से लेके 64 के बीच। जब आप 66 के लिए लेंगे तो इसमें भी +-2 होगा, तो यहाँ रेंज बनकर आएगी 64 से 68 के बीच में। तो ये रेंज आपको सब्जेक्ट वाइज निकालनी है और उसके हिसाब से फीड करनी है। पर जो एवरेज है 5 मेन सब्जेक्ट की, वो अगर मान लिया 65 है तो वो 65 से ऊपर ना जाए, इस साल भी 2021 में भी। ये हमें समझना है कि 2021 में उस रेफरेंस ईयर की जो एवरेज थी उससे ऊपर हम नहीं जा सकते, उससे नीचे हो सकती है बट उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये एक चीज हमें समझनी है। इसी को एक एग्जांपल के थ्रू भी सीबीएसई ने समझाया था कि बोर्ड जो है प्रोवाइड करेगा ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अक्रॉस स्टूडेंट फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर द स्कूल इन द फॉलोइंग फॉर्मेट, वो आपको देगा नंबर, जो भी ब्रॉड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन इन जो भी वो रेफरेंस ईयर है, मतलब कि जिस साल आपके सबसे ज्यादा जो है पास परसेंटेज है या जो भी वैल्यू ली है सीबीएसई ने उस बेस पर, और उसी ब्रॉड पैटर्न को इस साल हमें 2021 में फॉलो करना है। मान लिया रेफरेंस जो ईयर है वो 2020 है, जहां पर हमारी सबसे बेस्ट रेफरेंस बैठ रही थी, और वहां ये पता चला कि 26 से नीचे मैथ सब्जेक्ट में 1% बच्चे थे। 26 से 40% के बीच में या 26 से 40 नंबर के बीच में 14% बच्चे थे। 40 से 50 के बीच में 25% बच्चे थे। 50 से 60 नंबर के बीच में 10% बच्चे थे। 60 से 70 नंबर वाले बच्चे 20% थे और 70 से 80 वाले 30% बच्चे थे। एवरेज मार्क्स 62 हैं और ओवरऑल 5 मेन सब्जेक्ट की जो एवरेज है वो 66 है। तो ये देखिए, ये तो मैथ की एवरेज हो गई। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जो अलग अलग मार्क्स की क्राइटेरिया में परसेंटेज बेस पर हैं। तो जब हम 2021 का रिजल्ट बनाएं 2020 के बेस पर और 200 स्टूडेंट के लिए हमें डाटा लेना हो, तो हम वो डाटा इस तरीके से लेंगे। देखिए, 26 से नीचे पिछले साल 1% बच्चे थे या रेफरेंस ईयर में 1% बच्चे थे, तो अब 200 का 1%, दो बच्चों को आपको 26% से नीचे नंबर देने। 26 से 40 में वो 14% थे, तो अब की बार 200 का 14% निकालेंगे और 28 बच्चों को 26 से 40 के बीच में नंबर दे देंगे। 40 से 50 नंबर के लिए 25% बच्चे थे पिछले साल या रेफरेंस ईयर में, तो इस साल आप 200 का 25% मतलब कि 50 बच्चों को 40 से 50 के बीच नंबर देंगे। ये मॉडरेशन हमें अपने लेवल पर करना पड़ेगा, जो भी मार्क्स हमने दिए हैं उसके बावजूद भी। 50 से 60 अगर रेफरेंस ईयर में 10% बच्चे थे और इस साल हमारे पास 200 बच्चे हैं, तो 200 का 10% मतलब कि 20 बच्चों को नंबर देने हैं। 60 से 70 में 20% थे, तो 200 का 20% मतलब कि 40। 70 से 80 के 30% बच्चे हैं, तो 200 का 30% 60। अब ये 200 यहाँ पर करंट ईयर स्टूडेंट हैं, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं करंट ईयर में सीबीएसई के एग्जाम्पल में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं किस ईयर में, 2021 में। और ये परसेंटेज कहां से आई है, ये परसेंटेज आई है जो आपका ये रेफरेंस ईयर हमने लिया है, इस बेस पर ये रही सारी परसेंटेज। तो इस बेस पे आपको बच्चे, अब इतने बच्चों को आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मार्क। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि एवरेज जो है 62 में +-2% हो सकती है, और ओवरऑल जो आपकी 5 सब्जेक्ट की एवरेज है वो 66 से ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि बेस ईयर में वो 66 थी, तो इससे ऊपर नहीं जा सकती। तो ये हमें याद रखना है, रेंज इसी तरीके से बनेगी। तो आपकी यहाँ पर रेंज है कि 60 से 64 एवरेज आपकी आनी चाहिए। जब आप सारे बच्चों को नंबर दे दे तो उसकी एवरेज इसके बीच में आनी चाहिए। इस बात को भी आपको याद रखना है कि तो रिजल्ट कमेटी को बड़ा ध्यान से इस काम को करना पड़ेगा।
बोथ दीज चेक विल बी अवेलेबल इन द ऑनलाइन सिस्टम। जब आप फीड करेंगे तो ये अपने आप आपको वहां से बता देगा। जब आप वहां पर अपलोड कर देंगे स्कूल बेस्ड असेसमेंट ऑफ मार्क्स और वो कंसिस्टेंट होगा जो बोर्ड की पॉलिसी है और जो उसके डायरेक्टिव हैं, तो स्कूल विल बी एबल टू फाइनलाइज द मार्क्स ऑन द बोर्ड पोर्टल। तो अगर सारी चीजें आपकी मैच हो जाएंगी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस के साथ भी और करंट ईयर के मार्क्स के बेस पर भी, तो वो आपका फाइनलाइज हो सकता है डाटा है। अगर वहां पर वो कंसिस्टेंट नहीं निकलता तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा, एक तो वो मार्क्स अपलोड नहीं होंगे तो आपको उसको थोड़ा क्राइटेरिया के बेस पर चेंज करना पड़ेगा, जैसा हमने वहां पर पीछे पढ़ा था। The above has been done keeping in mind the school principal and teacher are best placed to assess the student based on the performance of the student in internal test and exam। तो ये हमें पता ही है क्योंकि हमने लिया है, तो सीबीएसई ने ये काम इसीलिए हमें दिया है क्योंकि हम सबसे अच्छी सिचुएशन में हैं और अपने उन बच्चों को असेस करने के जो पूरे साल हमसे किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। They are expected to provide fair, objective assessment of the student and have been given the autonomy and flexibility। देखिए काम करने के लिए आपको ऑटोनॉमी भी दी गई है और फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है कि आप अपने बेस पर देखिए कि आप किस तरीके से मार्क्स दे रहे हैं, बस वो जस्टिफाई करें आपकी पास्ट परफॉर्मेंस से, इसको आपको ध्यान में रखना है। However, to take care in the variation in the school level evaluation process, there is a need to standardize। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि पास्ट परफॉर्मेंस को बेस बनाकर हमें मॉडरेशन ऑफ मार्क्स भी इंटरनल लेवल पर करना है जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस से मैच कर पाए। और ये भी हमें देखना है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो डिजर्व करता है उसके मार्क्स हम कम ना दें, तो फेयर जस्टिफाई हमें मार्क्स ईच एंड एवरी स्टूडेंट के वहां पर अपलोड करने हैं और उसको उस क्राइटेरिया के साथ मैच भी कराना है। आपको जो भी डाटा आपका है यहां तक तो था असेसमेंट को कैसे स्टैंडर्डाइज किया गया है। अब आता है कि आपको जो भी डाटा है उसको सेफ रखना है और रेफरेंस मतलब वेरिफिकेशन भी सीबीएसई उसकी कर सकती है। All the school will seal the record of the student along with the rational document under the signature of all the member of the committee. This should be kept in safe custody of the principal of the school subsequent verification। तो ये कस्टडी किसके पास रहेगा, सारा प्रिंसिपल के पास रहेगा, पूरी रिजल्ट कमेटी उस पर साइन करेगी और इसको आपको रखना है क्योंकि सीबीएसई इसको वेरिफिकेशन के लिए मांग सकती है। सीबीएसई में डिप्यूट ए टीम। अब सीबीएसई वेरिफिकेशन के लिए टीम डिप्यूट कर सकती है जो वेरीफाई करेगी डॉक्यूमेंट की और देखेगी कि आपने जो भी मार्क्स दिए हैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट के, उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था और उसको आपने किस तरीके से यूज किया है वो सब आप वेरिफिकेशन के लिए उस टीम को फिर आप दिखाएंगे। A check on the basis of data uploaded by each school will also be done by CBSE and all the school identify based on the data analysis would be asked to submit their record to the regional office। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई टीम सिर्फ स्कूल में ही भेजेगी, सीबीएसई आपसे डाटा वहां पर भी मंगा सकती है जब वो अपना डाटा एनालिसिस करेंगे और उसके बेस पर। These document will be verified by the team of expert deputed by CBSE। तो फिर वो वेरीफाई किए जाएंगे उस टीम के लिए जो सीबीएसई ने डेप्यूट की है। तो ये हो गया कि हमें उस रिकॉर्ड को सेफ भी रखना है और पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारा जस्टिफिकेबल हो, इसको देखना है क्योंकि सीबीएसई इसकी वेरिफिकेशन कर सकती है। कोई भी अगर इसको नहीं मानेगा या इस काम को उस तरीके से नहीं करेगा तो नॉन कंप्लायंस होगी तो उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, उनको डिसएफिलिएट कर सकता है, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर ना करें ये भी किया जा सकता है जब तक जो है बोर्ड पॉलिसी को फॉलो ना किया जाए। तो ये एक्शन है जो नॉन कंप्लायंस के ऊपर लिए जा सकते हैं। तो ये हमें देखना है कि फेयर, अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस को हम पूरा ढंग से करें। जब डाटा एक बार आपने देखा कि सीबीएसई का जो वो ऑनलाइन सिस्टम है अगर वो उसको अपलोड कर रहा है, मतलब कि उसको अपलोड आपने कर दिया और उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, अगर आप उसको फाइनलाइज कर देंगे तो वो फिर फाइनल हो जाएगा, आप उसमें फिर मॉडरेशन नहीं कर सकते, इस बात को आपको याद रखना है। डाटा फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट वंस फिल्ड बाय द स्कूल शैल बी कंसीडर्ड फाइनल। उसके बाद उसमें कोई भी करेक्शन नहीं की जा सकती
अब चाहे आपने कोई रॉन्ग एंट्री कर दी हो, मिस्टेक हो, तो ये सारी चीजें आप अपने लेवल पर पहले 200% अश्योर कर लीजिएगा कि सारा डाटा बिल्कुल ठीक फीड किया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि डाटा एक बार अपलोड हो गया तो वो फाइनल हो जाएगा, फिर आप उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। नॉट अपीयरिंग कैंडिडेट की असेसमेंट कैसे की जाए? इफ एनी कैंडिडेट हैव नॉट अपीयर्ड इन एनी of the assessment conducted by the school may conduct an offline and online or telephonic one to one assessment। एक एक बच्चे के साथ आप ऑफलाइन, ऑनलाइन, टेलीफोनिकली भी असेसमेंट कर सकते हैं और उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाकर उसको आप जो रिजल्ट कमेटी है उस तक पहुंचाएंगे। तो ये भी काम करना है जिन्होंने पेपर नहीं दिए हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन या टेलीफोन बेस पर भी आप 1 to 1 असेसमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट में बी एसेस ऑब्जेक्टिवली, आप उससे ऑब्जेक्टिव टाइप से ही उसकी असेसमेंट करेंगे और मैक्सिमम मार्क्स ईच सब्जेक्ट के उस बेस पर ही आप उसकी असेसमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन बनाकर आप टेलीफोनिकली भी उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। कैंडिडेट जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के हैं, कोई ऐसा अगर है और उसने पेपर नहीं दिया है किसी भी असेसमेंट का कंडक्टेड जो स्कूल ने किया है, स्कूल में कंसीडर अदर एक्टिविटी एज पोर्टफोलियो, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट, क्विज, ओरल टेस्ट, कोई भी आप ले सकते हैं और उसके बेस पर उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर उसको मार्क्स देकर आप उसको असेस करेंगे। तो ये है बेंचमार्क विद डिसेबिलिटीज के साथ। रिजल्ट ऑफ मोर देन 5 सब्जेक्ट, अगर 5 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट हैं बच्चे के पास, जैसे हमारे यहाँ 3rd लैंग्वेज होती है और बाकी स्कूल्स में डिफरेंट होते हैं जैसे पेंटिंग, म्यूजिक एटसेट्रा, तो इनके लिए रिजल्ट कैसे बनाया जाए क्योंकि मार्क्स तो इनके भी फीड होने हैं। देन मीन मार्क्स ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ द मैक्सिमम अलॉटेड मार्क्स आफ्टर कन्वर्जेशन इन केस मैक्सिमम मार्क्स आर अदर देन 80, अगर 80 से अलग हैं तो मे बी अवार्डेड इन दीज सब्जेक्ट। तो जो आपके 3 मेन सब्जेक्ट हैं आपके, उनका जो मीन है, मीन का मतलब बीच के एवरेज मार्क्स, वो आप उन सब्जेक्ट में दे देंगे जो 5 सब्जेक्ट से बाद के सब्जेक्ट हैं। तो उनके मार्क्स भी आप उन बेस्ट 5 में से जो 3 सब्जेक्ट हैं उसकी एवरेज निकालकर वो आप उन 5 सब्जेक्ट से ऊपर वाले सब्जेक्ट में दे देंगे। तो ये हो गया कि जो 5 सब्जेक्ट से ऊपर हैं उनकी असेसमेंट या उनके मार्क्स कैसे फीड करे जाएंगे। ग्रेस मार्क्स सीबीएसई देगी क्या? तो CBSE will compute the result based on the uploaded theory and internal assessment marks. At the time of computation of result, board policy of awarding grace mark will also be applied. तो बोर्ड भी ग्रेस मार्क्स देगा उन कैंडिडेट को जो क्वालिफाई क्राइटेरिया में नहीं आ रहे। तो CBSE अपने लेवल पर भी मॉडरेशन करेगा, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। बोर्ड पॉलिसी फॉर क्वालिफाइंग क्लास 10th एग्जाम, बोर्ड की क्या पॉलिसी है क्लास 10th के एग्जाम को पास करने की? अगर ग्रेस मार्क्स के बाद भी कोई बच्चा पास नहीं हो पाता, ठीक है, और वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, तो फिर उसको एसेंशियली रिपीट या कंपार्टमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये हो गया कि अगर वो फिर भी क्वालिफाई ना हो पाए तो उसके बाद क्या होगा, तो उसको एसेंशियली रिपीट या कंपार्टमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब बात आती है कि फिर उस बच्चे का क्या होगा? तो कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होगा? तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्कूल को ही कंडक्ट करना है, तो वो भी सीबीएसई नहीं लेगी। तो स्कूल को कंपार्टमेंट एग्जाम भी लेना खुद को ही है और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मॉड्यूल में आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। कैसे लोगे? जो सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने दिया है उसके बेस पर। तो ये बात हो गई, अगर कंपार्टमेंट बच्चा जाता है तो उसका भी रिजल्ट या उसकी भी असेसमेंट आपको ही करनी है, सीबीएसई उसका भी एग्जाम नहीं लेगी। तो जब असेसमेंट हो जाए तो आप उनके मार्क्स फिर दोबारा से सीबीएसई के पोर्टल पर अपलोड कर दीजिएगा, उसका रिजल्ट फिर दोबारा से निकल जाएगा। अब क्या ऐसा बच्चा जो कंपार्टमेंट में आया है उसको क्लास 11th में अपेयर किया जा सकता है, बैठाया जा सकता है या उसको एडमिशन दिया जा सकता है? तो अगर स्टूडेंट कोई ऐसा है जो क्वालिफाई क्राइटेरिया पूरा नहीं करता तो उसको फिर भी ये अलाउ किया जाए कि वो क्लास 11th की जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर दे जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, जब तक। तो ये है कि वो क्लास 11th को शुरू कर सकता है।
आप समझदार हैं, आप समझते हैं कि सीबीएसई या कुछ भी कोई सिस्टम क्या कहता है, तो इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक और री-एवैल्यूएशन। An assessment has been done by the school and the answer book have been shown and handed over to the student by the school. The process of verification of marks providing a photocopy or evaluation scheme will not be applicable for the session 2020-21. इस साल सीबीएसई की तरफ से कोई फोटोकॉपी वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सारा डाटा किसके पास है? स्कूल के पास। तो बच्चा कोई भी चीज जो है वो स्कूल लेवल पर ही हो सकता है, सीबीएसई के पास अब की बार रीवैल्यूएशन नहीं होगा, कोई फोटोकॉपी उसको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ये भी हमें बच्चे को भी समझाना है और हमें खुद को भी ध्यान में रखना है। अब एक बात आती है कि 11th क्लास में मैथमेटिक्स का क्या किया जाए, क्योंकि दो प्रकार के मैथ होते हैं, एक बेसिक मैथ और एक स्टैंडर्ड मैथ। तो जो लास्ट ईयर था कि उन्होंने लास्ट में वो छूट दे दी थी कि बच्चे ने अगर बेसिक मैथ भी लिया है तो वो 12th क्लास में या 11th क्लास में मैथमेटिक्स 01 वाला सब्जेक्ट ले सकता है। तो उसको इस साल भी सेम फॉलो किया जा रहा है। तो अब की बार भी सीबीएसई ने सेम छूट बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ दोनों को 11th में जो मैथमेटिक्स 01 वाला सब्जेक्ट है उसको लेने का जो है अधिकार दिया गया है। तो ये है क्लास 11th के मैथमेटिक्स का क्या रोल है, जिसका सर्कुलर ये रहा। आप इस सर्कुलर को जाकर सर्च करेंगे तो आपको यही चीज वहां पर लिख के मिल जाएगी जो 6 अगस्त 2020 को आई थी डायरेक्शन। अब वो शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी क्या है जिसके बेस पर रिजल्ट कमेटी को या पूरे स्कूल को रिजल्ट को प्रिपेयर करना है। तो देखिए 5 मई से पहले पहले रिजल्ट कमेटी बन जाए स्कूल की। प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज पर प्रीवियस बोर्ड एग्जाम बाय द सीबीएसई वो 10 मई तक हो जाए। फाइनलाइजिंग ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंट भी 10 मई तक कंप्लीट हो जाए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी असेसमेंट अभी भी लेनी है, जैसा हमने देखा, तो उसकी असेसमेंट 15 मई तक ले ली जाए। पोर्टल कब अवेलेबल हो जाएगा मार्क्स के लिए? 20 मई से शुरू हो जाएगा। फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट जो है स्कूल को 25 मई तक पूरा कर देना है और चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स स्कूल लेवल पर 28 मई तक पूरा हो जाना चाहिए और सबमिशन ऑफ मार्क्स टू सीबीएसई 5 जून से पहले पहले हो जाना चाहिए। इंटरनल असेसमेंट भी 11 जून से पहले पहले फीड कर दिया जाए जो 20 मार्क्स का है और सीबीएसई 20 जून तक रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देगी। क्योंकि सारा काम हमें ही करना है तो सीबीएसई इजीली रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकती है, कोई खास दिक्कत को नहीं होगी। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमें अपनी असेसमेंट प्रोसेस को 15 मई तक लगभग पूरा कर लेना है, जिससे 20 मई से जब पोर्टल अवेलेबल हो तो हम उसमें मार्क्स को फीड कर पाए। स्कूल शुड नॉट वेट फॉर लास्ट डेट टू कंप्लीट द एक्टिविटी। जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उस काम को हमें उतनी जल्दी उसको पूरा कर देना है, so that लास्ट मिनट का रस अवॉइड किया जा सके। तो यह है शेड्यूल ऑफ एक्टिविटी जिसको आपको ध्यान में रखना है। सपोर्ट ऑफ स्कूल, सीबीएसई पूरी तरह से स्कूल को सपोर्ट कर रही है। ऑर्गेनाइज वेबिनार भी वो ऑर्गेनाइज करेगी, जो आपको ये मैंने बताया है सेम वो बताएंगे वहां पर। एफएक्यू भी जो है अपलोड किए जाएंगे, तो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी सीबीएसई अपलोड करेगी अपनी साइट पर। सीबीएसई जो है ऑनलाइन डिटेल स्कूल को रेफरेंस ईयर की देगी, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इन केस एनी ऑब्जर्वेशन और क्लैरिफिकेशन स्कूल में सेंड द क्वेरी, वो क्वेरी भी भेज सकता है कि एक ईमेल आईडी है जिस पर आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इस पर आप अपनी क्वेरी भी भेज सकते हैं। तो ये सपोर्ट है जो सीबीएसई का हर स्कूल को मिलने वाला है, जिससे रिजल्ट समय पर बन पाए। क्लास 11th में स्ट्रीम, तो जो एज पर द स्कीम ऑफ स्टडी जो है बोर्ड की अब है, स्टूडेंट आर अलाउड टू ऑफर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो स्कूल जो बच्चा है वो किसी भी टाइप के कॉम्बिनेशन को ले सकता है विदाउट एनी स्ट्रीमिंग। तो स्ट्रीम के बेस पर नहीं, अब सब्जेक्ट की चॉइस है बच्चों को, वो ले सकता है, उसको स्कूल को उसको फॉलो करना है। तो ये है क्लास 11th में स्ट्रीम के लिए। पॉलिसी फॉर उन स्टूडेंट के लिए जो प्राइवेट के थे, पत्राचार के थे या पिछले साल कंपार्टमेंट में थे, तो उनके लिए क्या होगा? तो उनके लिए सेपरेट स्कीम सीबीएसई जो है अनाउंस करेगा और उस बेस पर उनके रिजल्ट को या उनके जो भी रिजल्ट आना है उसको असेस किया जाएगा। तो ये पूरा सब सर्कुलर था, या पूरा कहें हम कि किस तरीके से
हमें 10th का रिजल्ट बनाना है और बच्चों के मार्क्स को फीड करना है सीबीएसई के पोर्टल पर। वो इस वीडियो के थ्रू मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी क्या हमारा काम है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, मैं लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।